नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। अभी तक हम लोग ओवरऑल आरओ एआरओ या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को टारगेट करते हुए ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कि ओवरऑल हम लोगों ने लगभग 8 क्लासेस अपनी कवर कर चुके हैं और थोड़ा बहुत टॉपिक्स हमारा बचा हुआ है। जो हमारे टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो एक बार पूरी वीडियोस को देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें पूरी क्लास ऑलरेडी मेंशन है। और जो लगातार हमारे चैनल्स पे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको डिफरेंट क्लासेस मिलने वाली है। आज हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। स्पेशल का मतलब कि बीच में हम लोगों ने मेंशन किया था कि और एक्स्ट्रा अगर कोई टॉपिक हमें पढ़ना हो तो वो कौन सा हम पढ़ेंगे। आप लोगों के कमेंट थे कि सर इकॉनमी को हम लोग देखने के चाहेंगे। तो इकॉनमी में भी सारे टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो इकॉनमी की मैं बात करूं, ठीक है। इकॉनमी में देखिएगा, सारे टॉपिक नहीं इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सा इम्पॉर्टेंट है? एक है इन्फ्लेशन, आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम। देन आपका इम्पॉर्टेंट है टैक्स, बजट, मनी एंड कैपिटल मार्केट, एंड इसी के साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट है हमारा नेशनल इनकम। और एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी बच रहा है जो हमें थोड़ा समझना है। इन्फ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, टैक्सेशन है, बजट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नेशनल इनकम, और एक क्या छूट रहा है जी, चलो ये भी याद आ जाएगा। ये हमें समझना है। देन इसके बाद हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है गरीबी। फिर हमें क्या पढ़ना है? बेरोज़गारी। फिर हमें पढ़ना है कृषि, और इसी के साथ में जनसंख्या या जनगणना। ठीक, इतने टॉपिक्स ओवरऑल हमारी इकॉनमी में है जो हमें देखना है। प्लस इन सब के बावजूद योजना प्लस करंट अफेयर, किसका? इकॉनमी का। यहाँ से हम अपना पूरी का पूरी इकॉनमी कवर कर लेंगे, एक भी प्रश्न हमारा इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अभी हम आज के इस टॉपिक पे जाने वाले हैं, तो वो हम बात करेंगे नेशनल इनकम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना होता है ये हम अब देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हिंदी में हम इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। यकीन मानिए कि इससे पहले आपने जहाँ भी पढ़ा होगा इतना ब्रॉड, इतना डेप्थ में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और अगर आपको कभी नहीं समझ में आया कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, किस पर किसकी गणना की जाती है, भौगोलिक सीमा क्या है, राजनीतिक सीमा क्या है, घरेलू सीमा क्या है, उस सब के सब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, भारत नॉमिनल जीडीपी पे 5th रैंक पे स्टैंड करता है या रियल जीडीपी पे 5th रैंक पर स्टैंड करता है, पीपीपी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी क्या है, और हम परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बिहाफ पर या लेवल पर
पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सब के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाला है। क्लियर? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीडीपी, देन जीएनपी, जीडीपी के साथ में हम पढ़ेंगे एनडीपी, जीएनपी, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनएनपी। इसी के बाद हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। हिंदी भी हम बात करेंगे। फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं हिंदी में लागत मूल्य, लागत मूल्य। वहीं पे मार्केट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं बाजारी मूल्य। ठीक, फिर हम देखेंगे रियल जीडीपी, देन नॉमिनल जीडीपी, साथ ही में जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक, फिर हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। इसी के साथ फिर हम देखेंगे कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी का क्या है और इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। इतनी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक पे कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जीडीपी। ठीक है, तो देखिएगा जीडीपी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिएगा अगर मैं आपसे बात करूं जीडीपी, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? ये बोलेंगे। अब जीडीपी है क्या, पहले ये समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं जीडीपी का साधारण मतलब क्या है, तो जीडीपी को कुछ आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति की सही मायने में कितनी औकात है, कितनी वैल्यू होल्ड करता है। तो उसी प्रकार से हम उस देश की औकात को जानने की कोशिश करते हैं कि सही मायने में उस देश की औकात कितनी है, या वो देश वेल्थ के मामले में, इकॉनमी के मामले में कितनी वैल्यू होल्ड करता है और कहाँ पर स्टैंड करता है। हम ऐसे समझते हैं। जैसे अमूमन बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि तुमको मेरी औकात नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पीछे कौन कौन खड़ा है ये तुम्हें नहीं पता है। मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, कुछ भी मैं हूँ, यहाँ का चेयरमैन हूँ, ग्राम प्रधान हूँ, विधायक हूँ, कुछ भी मैं हूँ। तुम्हें मेरी औकात नहीं पता, तुम्हें मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, जनरली हम बोल देते हैं। सो हमारी सही मायने में अर्थव्यवस्था की क्या वैल्यू है, हमारे इंडियन इकोनॉमी की कितनी औकात है, ये हमें पता चलता है हमारी जीडीपी से। अमूमन आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कहा जाता है कि भारत की जीडीपी इतने प्रतिशत से ग्रोथ कर रही है, 6.5% से ग्रोथ कर रही है, 6.9% से ग्रोथ कर रही है। फॉरकास्टिंग किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। कभी वर्ल्ड बैंक फॉरकास्टिंग करती है, कभी WTO फॉरकास्टिंग करती है, कभी IMF फॉरकास्टिंग करती है। हम भी, या भारत सरकार या हमारी नीति आयोग भी फॉरकास्टिंग करती है कि इस बार हमारी जीडीपी कितना ग्रोथ रहने वाला है। तो सही मायने में जीडीपी है क्या और जीडीपी का मेजरमेंट किया कैसे जाता है। देखिएगा जीडीपी में बहुत इम्पॉर्टेंट है पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। जीडीपी की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। ये तो परिभाषा हो गया। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित
उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। और इस मौद्रिक मूल्य को मेरे दोस्त साधारण भाषा में बाजारी मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, यही 3 चीज़ हमने अभी बात किया। अब अगर हम ये जान जाएं कि वित्तीय वर्ष क्या है, फिर जान जाएं घरेलू सीमा क्या है, और जान जाएं कि उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य बाजारी मूल्य कैसे गणना करते हैं, तो हम अपने देश की जीडीपी जान जाएंगे। क्लियर? तो वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात करूं तो वित्तीय वर्ष की गणना 1 अप्रैल ओके 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। तो कब से हमारा जीडीपी की गणना होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जितना भी उत्पादन होगा वो क्या होगा? हमारे देश की जीडीपी होगी। क्लियर है? अब हम बात करें घरेलू सीमा। तो उससे पहले आप समझ लो थोड़ा सा कि उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है। पहले तो आप अंतिम समझ लो। अंतिम का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ें कभी नहीं शामिल होंगी अंतिम में। अगर एक वर्ड यूज़ किया गया अंतिम, तो अंतिम में क्या नहीं शामिल होगा? तो अंतिम में कभी भी कच्चा माल शामिल नहीं होगा, यानी रॉ मटेरियल शामिल नहीं होगा। और इसी के साथ में इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं होंगी। ठीक, अंतिम वस्तु में ये दोनों शामिल नहीं होता है। अंतिम में शामिल क्या होगा? फाइनल गुड्स जो बन चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब खुद को हाइड करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली दिखाई दे। ठीक है, तो हम किसको शामिल करेंगे? हम उसको शामिल करेंगे जो ओवरऑल फाइनल गुड्स हो चुका है, बन चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होंगी? मान लीजिए हम क्या बना रहे थे? साइकिल। हम साइकिल बना रहे हैं। साइकिल के लिए हमें कच्चे माल में क्या चाहिए था? हमें कच्चे माल में चाहिए था रबड़, हमें चाहिए स्टील प्लस ETC चाहिए। अब हमने रबड़ से क्या बना लिया? रबड़ से हमने बना लिया मेरे दोस्त पहिया। ठीक, हमने रबड़ से बनाया पहिया बना लिया, और हमने क्या बना लिया? और हमने बना लिया गद्दी। इतनी चीज़ें हमने बना लिया। ठीक है, अब रबड़ से हमने पहिया बनाया, तो क्या पहिया हमारी जीडीपी का हिस्सा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पहिया और इस गद्दी को फाइनल हम किस में शामिल करेंगे? अपने साइकिल में शामिल करेंगे। और इस साइकिल में मान लीजिए पहिए का मूल्य था 100 रुपये और इस गद्दी का मूल्य है 50 रुपये। तो अगर हम इसे अलग अलग शामिल कर लेंगे तो जब साइकिल की कॉस्ट निकालेंगे तो हमारी गणना दोहरी हो जाएगी, 2 बार काउंट हो जाएगा। क्योंकि साइकिल को बनाने में जितनी भी वस्तुएं लगी उन सब को मिला करके मान लीजिए इस साइकिल को बनाने में कितना रुपए लगा? 100 रुपये लगा, या सॉरी 1000 रुपये लगा। तो 1000 रुपये क्या हो गया? ये हमारा लागत मूल्य हो गया। कितना रुपए हो गया हमारा? ये 1000 रुपये लागत मूल्य हो गया, जिसमें पहिया लगा, टायर लगा, तेल लगा, इवन जितने भी प्रोडक्ट्स थे हमारे वो सब के सब लगे साइकिल बनाने में। अब 1000 रुपये हमारा तो लागत मूल्य हो गया। ये हमारा लागत मूल्य है, मतलब लगा है।
क्या हम इसको उसी बाज़ारी मूल्य पे बेचेंगे? तो आप कहोगे नहीं, हम उस बाज़ारी मूल्य पे नहीं बेचेंगे। कहने का सेंस, अगर मान लीजिए इस साइकिल को बनाने में 1000 रुपये लगा, तो क्या मैं इस साइकिल को 1000 रुपये में बाज़ार में बेचूंगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें टैक्स पे करना है, वो कंसीडर करना है, प्लस जो डेप्रिसिएशन हुआ है, ह्रास मूल्य हुआ है, उसको भी हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ में जो हमें सब्सिडी मिला होगा उसका भी प्रभाव देखा जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका लागत मूल्य। अब अगर हमें सपोज दैट मान लीजिए इसको अब बाज़ार में बेचना है, बाज़ार में बेचने पर हम क्या क्या निकालेंगे? तो मान लीजिए हम इस पेन को या इस साइकिल को अब जा रहे हैं बाज़ार में बेचने के लिए, तो हमारा बाज़ार वाला मूल्य क्या होगा? तो आप हमसे कहोगे सर देखिए पहले तो जितना लगा है वो ले लो। तो हमने कहा भैया ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं? लागत मूल्य। लागत मूल्य हमने ले लिया। लागत मूल्य में हमने डेप्रिसिएशन काउंट कर लिया, सारे खर्चे वर्चे शामिल कर लिए, बिजली का बिल शामिल कर लिया, हाउस का रेंट शामिल कर लिया। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ये उत्पादक, ये उत्पादित। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से, ये आप पहले देख लो, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। 1 सेकेंड। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं जो आपको चाहिए? पहला है पूंजी, दूसरा है श्रम, तीसरा है भूमि और चौथा है संगठन। ये हमारे उत्पादन के 4 साधन हैं। तो हमने पूंजी जो लगाया वो दे दिया, किसी से ऋण लिया था वो हमने दे दिया, रूम रेंट था वो दे दिया, हॉल था वो दे दिया, एम्प्लॉय को सारे खर्चे दे दिए। तो सारे खर्चे मिला करके ओवरऑल हमारा लागत मूल्य कितना निकल करके आया? जो आया उसको हम शामिल कर लेंगे अपने लागत मूल्य के अंतर्गत। क्लियर? साथ ही में इसके बाद हम फिर क्या शामिल करेंगे? तो आप हमसे कहोगे कि भैया लागत मूल्य तो ठीक था, सरकार को कर भी तो देना है। तो हमने कहा भैया टैक्स दे दो। और टैक्स कौन सा? इनडायरेक्ट। टैक्स कौन सा? अप्रत्यक्ष। तो हमने क्या शामिल कर दिया? अप्रत्यक्ष कर शामिल कर दिया। हो गया हमारा बाजार मूल्य। क्लियर? 1000 की साइकिल, 100 रुपया का कर, हो गया हमारा कितना? 1000 की साइकिल हो गई प्लस 100 रुपये हमारा टैक्स, हमारा निकल के आ गया 1100 रुपये। अब ये 1100 रुपये हमारा बाज़ार में बिकने के लिए साइकिल चली गई। लेकिन वहीं पे भारत सरकार ने आपसे कहा रुको 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 भाई, कैसे तुम इसको बता दे कि 1100 रुपये हो गया? तुम्हारा तो 1000 लगा, तुमने 100 रुपये टैक्स दिया, वो भी जोड़ दिया, प्लस हमने भी तो तुमको सब्सिडी दिया था, तो उसको कौन माइनस करेगा? भाई तुम्हारा 1100 लगा तो ठीक है, और हमने तुमको दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, 1100 हमारा लगा, तुमने हमको कितना सब्सिडी दिया? सरकार ने कहा 300। तो मैंने कहा हाँ भाई तुमने 300 हमें सब्सिडी दिया है, तो वो 300 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि तो आपने हमको डिस्काउंट दिया है, छोटे तरीके से दिया है जिससे मेरा प्रोडक्ट सस्ता हो सके। तो हमने कहा कि भैया लो, सब्सिडी मैंने माइनस कर दिया। क्लियर? और सब्सिडी माइनस करके हमने कितना कहा था? 300। तो 1100 माइनस 300 अब कितना निकल करके आया? तो ये निकल के आया 800 रुपये। अब सही मायने में ये वास्तविक तौर पे हमारा क्या है? ये है हमारा मार्केट प्राइस। क्लियर? तो अब हम साइकिल किस पे बेचेंगे? 800 रुपये पे बेचेंगे, ना कि 1100 पर बेचेंगे। 1100 तो हमारा लगा, 300 रुपये सरकार ने सब्सिडी दे दिया। अब देखिए एक चीज़ समझिए कि भारत सरकार सब्सिडी क्यों देती है। तो भारत सरकार सब्सिडी आपके प्रोडक्ट को सस्ता बनाने के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए और आपको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सब्सिडी देती है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सको। क्लियर? तो याद रखिएगा कि ये क्या था? बाज़ारी मूल्य था। अब आपको समझ में आया कि हम यहाँ किस मूल्य को शामिल करते हैं? मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। और ये मौद्रिक मूल्य हमारा क्या होता है, आपको अब पता चल गया। तो मौद्रिक मूल्य बराबर, अब हम क्या यहाँ पे करते हैं? मार्केट प्राइस बराबर क्या क्या लिखते हैं? तो मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हो गया क्लियर? ठीक। तो मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट
प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब अगर हमें यहीं पे फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो आप कहोगे सर मार्केट प्राइस, ये प्लस इनडायरेक्ट टैक्स है तो हम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, और जहाँ पे माइनस सब्सिडी है इसको हम प्लस सब्सिडी कर देंगे। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा निकल के आ गया लागत मूल्य। क्लियर हो गया? तो अब आपने इसको भी समझ लिया कि उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य बाजारी मूल्य होगा। जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो 1100 नहीं होगा, 800 रुपये होगा। क्लियर? अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि घरेलू सीमा क्या है। अगर हमें घरेलू सीमा भी समझ में आ जाए तो हमें जीडीपी समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो मेरे दोस्त, अगर हम घरेलू सीमा की बात करें तो घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा से एक बृहद अवधारणा है। घरेलू सीमा क्या होती? तो घरेलू सीमा वह क्षेत्र होती है जिस क्षेत्र पर भारत सरकार का दावा होता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, भारत का अगर कोई बंदरगाह विदेशों में है तो उस पर किसका अधिकार होगा? भारत सरकार का अधिकार होगा। और अगर भारत सरकार का अधिकार होगा तो उस पर उत्पादन कौन करेगा? भारत करेगा। और उस किसके अंतर्गत शामिल होगा? भारत के अंतर्गत शामिल होगा। तो हम क्या शामिल करते हैं? हमारा उस देश का बंदरगाह भारत का घरेलू सीमा का हिस्सा है। दो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ये है भारत, तो भारत का ये वाला जो बॉर्डर आप देखते हैं दरअसल ये भौगोलिक सीमा है। आप याद रखिएगा, ये कौन सी सीमा है? ये भौगोलिक सीमा है। और घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा से बृहद अवधारणा है। घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल है? तो पहली बात तो आप ये समझिए कि घरेलू सीमा के अंतर्गत भौगोलिक सीमा शामिल है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? भौगोलिक सीमा शामिल है। और क्या शामिल है? आपकी राजनैतिक सीमा शामिल है। भौगोलिक सीमा और राजनैतिक सीमा शामिल है। साथ ही साथ में अगर किसी भी अन्य देशों में भारत का सैन्य अड्डा है, क्या है? भारत का सैन्य अड्डा, भारत का वायु क्षेत्र, वायु क्षेत्र, साथ ही में बंदरगाह, कहाँ पर? अगर विदेश में कोई बंदरगाह है और जिस पर भारत सरकार दावा करती, बंदरगाह है जहाँ पे भारत सरकार दावा करती है, या सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, जैसे आप देखोगे अंटार्कटिका में भारत की गंगोत्री वाला एक कौन सा है? स्पेस सेंटर है या रिसर्च सेंटर है, तो भारत का शामिल होगा। साथ ही साथ में दूतावास, दूतावास कहाँ पर? विदेशों में। ठीक, विदेशों में दूतावास। अब ये कहीं भी है तो ये सब के सब किसके अंतर्गत शामिल होगा? तो मेरे दोस्त, ये सब के सब शामिल होगा भारत की घरेलू सीमा के भीतर। ठीक, अब सुनिए, अगर अमेरिका में इंडियन एम्बेसी में कोई आर्थिक गतिविधि हो रहा है तो किसके जीडीपी का हिस्सा होगा? भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। साथ ही में अगर कोई भारतीय वायु क्षेत्र से गुजर रहा है और वहाँ पे कोई आर्थिक गतिविधि है तो वो किसका हिस्सा होगा? भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। विदेशों में अगर कोई बंदरगाह है, जैसे ईरान वाला रीजन में आप देखेंगे, हमारा कौन सा एक बंदरगाह है? हम्बनटोटा, मान लेते हैं। हम्बनटोटा किधर है? आप कमेंट करिएगा, मैं नहीं बताऊँगा। फिर आप देखते हैं ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, एक चाबहार पोर्ट है। तो हम्बनटोटा श्रीलंका में है, ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान का है। और भारत का कौन सा? चाबहार है। मैं बता देता हूँ वरना कहोगे आपने गलत बता दिया। ठीक, तो जो हमारा चाबहार पोर्ट है वो ईरान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो चाबहार पोर्ट पे किया गया कोई भी उत्पादन वो भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। अगर गंगोत्री स्पेस रिसर्च सेंटर पे, स्पेस नहीं, रिसर्च सेंटर पे कोई भी उत्पादन होगा तो वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा। क्लियर? विदेशों में कोई सैन्य अड्डा है तो उस पर कोई भी उत्पादन होगा वो भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता उत्पादन कौन कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है।
कहाँ हो रहा है? उत्तर मिलेगा घरेलू सीमा। ठीक, उत्तर क्या मिलेगा आपको? उत्तर मिलेगा घरेलू सीमा, ये याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अब एक चीज़ मैटर ये करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है ये मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा? उत्पादन कहाँ हो रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा होगा। अब आपको समझ में आ गया भारत के जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम बाजारी मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाती है। अन्य शब्दों में मैं कहूँ, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भारत के क्षेत्र में, भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, भारत का कोई बंदरगाह हो, भारत का कोई पोर्ट हो, भारत का वायु क्षेत्र हो, भारत का स्पेस सेंटर हो, इन सब जगहों पे कहीं भी अगर कोई भी बाजारी मूल्य उत्पादन किया जा रहा है तो भारत के जीडीपी का वो हिस्सा होगा। दैट्स क्लियर। इसके सिवा और हमें कुछ जानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप जीडीपी समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊं, अभी तक हमने जीडीपी देखा था। जीडीपी में जी का क्या मतलब था? तो जी का मतलब था ग्रॉस, और इसको हिंदी में बोलते हैं सकल। ठीक, अगर हमको सकल से नेट निकालना हो, और नेट का क्या मतलब होता है? तो नेट का मतलब होता है शुद्ध। जैसे मान लीजिए ये पेन, हमने 100 पेन बनाया, तो हमने कुल कितना बनाया? 100। तो ये हमारा क्या? सकल है। लेकिन आप ये बताओ, इस 100 पेन को बनाने में क्या मार्केट में बिकने के लिए 100 पेन हमारा जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं भैया, ये मार्केट में 100 पेन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बनाने के दौरान, टेस्टिंग के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, पैकेजिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फाइनली कुछ पेन तो हमारा ख़राब होगा ना, कुछ तो वेस्ट निकल जाएगा। तो जो पेन हमारा बचा सही मायने में मार्केट में सेल होने के लिए, वो हमारा नेट कहलाता है। तो नेट किससे निकलेगा? तो नेट हमेशा खुद के ग्रॉस से निकलेगा। ग्रॉस माइनस हम डेप्रिसिएशन, या इसको हिंदी में हम ह्रास या फिर ह्रास मूल्य बोलते हैं। 1 सेकेंड। ठीक, ह्रास मूल्य, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेट हमेशा खुद के ग्रॉस से निकलेगा। खुद का ग्रॉस का मतलब है, मैं लिख दे रहा हूं, नेट सदैव खुद के ग्रॉस से निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल समझो। अब बताओ, जीडीपी है और एक टर्म है जीएनपी, और एक टर्म है एनएनपी, और एक टर्म है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, एक टर्म है एनडीपी और एक टर्म है एनएनपी। ठीक, अब अगर हम यहाँ, एन का मतलब क्या है? तो इस एन का मतलब है नेट, इस एन का मतलब है नेट, और इस नेट का मतलब है, इस एन का नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो एन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेशनल, और इस जी का क्या मतलब है? ग्रॉस। इस जी का मतलब है ग्रॉस। तो ये क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप एक चीज़ बताना, जब हम एनडीपी निकालेंगे तो ये किससे निकलेगा? ये निकलेगा जीडीपी से। क्लियर? और वहीं पे अगर मैं एनएनपी निकालूंगा तो ये किससे निकलेगा? ये निकलेगा जीएनपी से। क्लियर? भैया मैंने क्या कहा? नेट हमेशा खुद के शकल से निकलेगा। भैया गाय का शुद्ध तो गाय के शकल से निकालोगे ना,
या गाय का शुद्ध तुम भैंस के शकल से निकालोगे, ऐसा तो नहीं होगा। गाय भी कहेगी भैया मेरा शुद्ध मेरे शकल से निकालो, या ये पेन कहेगा भैया मेरा शुद्ध मेरे शकल से निकालो। तो शुद्ध कितना है 90, शकल कितना है 100। तो हमें शुद्ध निकालना है, तो 100 माइनस डेप्रीसिएशन ह्रास मूल्य में आ गया 90। अब कोशिश करो, पेन है हम शुद्ध निकाल रहे हैं क्या इस पेन को, और शकल क्या ले रहे हैं कुछ और, मान लीजिए कप का शकल ले रहे हैं, तो क्या पेन का शुद्ध कप के शकल से निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो शुद्ध हमेशा खुद के शकल से निकलेगा, इसीलिए NDP हमेशा GDP से निकलेगा और NNP हमेशा GNP से निकलेगा। दैट्स क्लियर। किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे दुविधा या संदेह नहीं होना चाहिए। तो GDP माइनस डेप्रीसिएशन और यहाँ पे GNP माइनस डेप्रीसिएशन। अब आप इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए और आपको ये चीज़ें पता हो गई कि हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे होगा और हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसा होगा। क्लियर। ये किस पे हम मेज़र किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम किस पे मेज़र कर रहे हैं। तो अभी तक हमने GDP को मेज़र किया है किस पे, मार्केट प्राइस पर। भाई वही हुआ ना कि किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित एवं वस्तु एवं सेवा का अंतिम बाजारी मूल्य उस देश की GDP कहलाती है। तो यही तो है हमारा बाजारी मूल्य, GDP मार्केट प्राइस। तो GDP मार्केट प्राइस अगर हमको अब फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे भैया GDP का मार्केट प्राइस GDP के फैक्टर कॉस्ट से निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, GDP फिर फैक्टर कॉस्ट, फिर हम क्या करेंगे प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जो हमने ऊपर देखा था। अब आपको पता चल गया ना कि GDP का बाजारी मूल्य कैसे निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट से। क्लियर। और यही आपकी सही मायने में क्या है, ये सही मायने में आपकी GDP है। क्लियर हो गया ना। अब हमको GDP फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो GDP फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अब यहीं पे आप माइनस कर लीजिए। GDP फैक्टर कॉस्ट बराबर GDP मार्केट प्राइस माइनस क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। क्लियर है। सो ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने जिन चीज़ों को देखा है उन चीज़ों को इन जहाँ तक समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लागत मूल्य पर हो गया और ये हमारा एक बाजारी मूल्य पर हो गया। ये ओवरऑल हम लोगों ने क्या देख लिया है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है GDP। क्लियर। अब हम देखते हैं कि GDP की गणना कैसे की जाती है। तो मेरे दोस्त GDP ठीक है, वन सेकेंड, क्या हो गया जी, ओके दैट्स गुड। ठीक है। अब हम देखते हैं कि GDP की गणना हम कैसे करते हैं। तो मेरे दोस्त GDP की गणना दो आधारों पर किया जाता है। पहला तो हम आधार वर्ष पर करते हैं, और दूसरा हम चालू वर्ष पर करते हैं। ठीक। आधार वर्ष को हम बेस ईयर बोलते हैं और चालू को हम करंट ईयर बोलते हैं, या जिस ईयर पे हम देख रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं करंट ईयर बोलते हैं। क्लियर। इन दो आधारों पर हम अपने GDP की गणना करते हैं। क्लियर है। अब जब हम आधार वर्ष पर अपने GDP की गणना करते हैं तो यहाँ पर हम इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, मुद्रा
स्फीति, मुद्रास्फीति इसके प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता। क्लियर? और जब हम मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल नहीं करते हैं तो ऐसे जीडीपी हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी रियल जीडीपी कहलाती है, या इसी को हम बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। क्या बोलेंगे? वास्तविक जीडीपी बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, ऐसा इसलिए हम करते हैं, आधार वर्ष को हम इस एक तरीके से ये मानते हैं कि जैसे भारत की जीडीपी आज 6% या 7% से ग्रोथ कर रही है, तो कहाँ से भाई हम कह रहे हैं ना 6% 7%, तो तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो तुम बता सकते हो भैया तब ये था और आज ये है? तो हम कहते हैं हाँ, हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक कोई ऐसा साल है जिसको आधार मान करके हम अपनी जीडीपी का मेजरमेंट करते हैं, और जिस साल को हम आधार साल मानते हैं, बेस मानते हैं, दरअसल उसी को हम बेस ईयर कहते हैं। और इस समय हमारा जो बेस ईयर है वो कितना है? बेस ईयर, तो मेरे दोस्त जो हमारा बेस ईयर है वो है 2011-12, ये हमारा बेस ईयर है। तो हम 2011-12 को बेस ईयर मान करके अपनी जीडीपी की गणना करते हैं। क्लियर? और जब हम अपनी बेस ईयर को मान करके अपनी जीडीपी की गणना करते हैं तो ये हमारा रियल जीडीपी कहलाता है, और भारत रियल जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ? वहीं पे अगर हम चालू वर्ष की बात करें तो चालू वर्ष में हम किसको? इन्फ्लेशन के प्रभाव को शामिल करते हैं, और जब इन्फ्लेशन के प्रभाव को शामिल करते हैं तब हम इसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। तब हम इसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लास्ट ईयर से देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लो, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लो, हमारा इस समय हम किस में हैं? तो ये चल रहा है हमारा अक्टूबर 2023, और हमें तुलना किससे करना है? हमको तुलना करना है अक्टूबर 2022 से। तो हम कहते हैं कि अक्टूबर 2022 में किसी वस्तु, वो वस्तु कौन सी है? चीनी है मान लीजिए। तो अक्टूबर 2022 में चीनी के दाम कितना था, और अक्टूबर 2023 में अब चीनी का दाम कितना है? तो इस आधार पे हम अपने देश में मुद्रास्फीति का भी आकलन कर लेते हैं कि कोई वस्तु कितनी महंगी हुई है, दरअसल उस वर्ष उस महीने क्या रेट था और आज इस वर्ष इस महीने क्या रेट है। इससे भी हम अपनी मुद्रास्फीति का आकलन लगा लेते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारी मुद्रास्फीति 2% से बढ़ रही है कि 4% से बढ़ रही है कि 6% से बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम पे उस वस्तु की कितनी कीमत होगी ये भी हमें पता चल जाता है। तो एक बात आपको पता चल गया कि हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब आपको एक बात जानना चाहिए कि अगर नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होगी तो कहने का सेंस है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर नॉमिनल जीडीपी कम है तो इन्फ्लेशन हमेशा ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये कि अगर किसी देश में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की जीडीपी बहुत बड़ी हो जाएगी, और अगर किसी देश में मुद्रास्फीति कम है तो उस देश की जीडीपी कम हो जाएगी। इसीलिए हम देश में जीडीपी की गणना वैश्विक स्तर पर करते टाइम नॉमिनल जीडीपी का प्रयोग नहीं करते हैं, रियल जीडीपी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे मानिए जैसे पाकिस्तान में इस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या पाकिस्तान का इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या उनकी जीडीपी ज़्यादा है? तो हम कहते हैं भैया ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो ग्रोथ दिख रहा है, मार्केट में डिमांड दिख रही है एक तरीके से, वो किस वजह से दिख रही है? उनके इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा होने की वजह से उनका मार्केट कैप ज़्यादा दिख रहा है। बट ओवरऑल हमारे यहाँ पे मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो जैसे भी इंडिया है,
इंडिया में वस्तुएं सस्ती हैं और पाकिस्तान में वस्तुएं महंगी हैं, तो क्या हम कहेंगे कि वहाँ पे चीज़ें उनकी मार्केट ज़्यादा कैप बड़ा हो गया है या उनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा बड़ा हो गया? ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्यों? उत्पादन नहीं हुआ है। अगर उत्पादन हो रहा है और फिर कीमतें बढ़ रही हैं तो हम मानते हैं कि देश ग्रोथ कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, कुछ ऐसे समझिए। मान लीजिए कि 2010 में ये पेन था, 2010 में ये पेन था और हमने कितना बनाया? 100 पेन बनाया और इस पेन की वैल्यू हमने कितनी रखी? 1 रुपये रखी। तो उस साल हमने पूरे देश में कितनी जीडीपी में ग्रोथ किया? मान लिया कि वो 100 रुपये ही था। क्लियर? बस एक ही पेन बनाया एक साल और कुछ नहीं बनाया। और वहीं पे हम कहाँ पर आ गए हैं? 2023 में, 22 में मान लीजिए। फिर हमने क्या किया? फिर हम यही पेन ले रहे हैं, यही पेन जो हम ले रहे हैं, और इस बार हमने मंदी की वजह से कितना पेन बनाया? 50 पेन बनाया। बट अब 50 पेन बनाया, लेकिन 2010 की महंगाई में और 2022 की महंगाई क्या सेम होगी? तो आप कहोगे भैया नहीं, 2022 में चीज़ें बहुत महंगी होंगी इन कंपेरिजन 2010 के। तो मैं मान लेता हूँ कि महंगाई की वजह से अब हमने इस पेन को कितना रुपए कर दिया? 3 रुपये पर पेन कर दिया। तो अब हमारे देश में कितना रुपए का पेन हो गया? तो हम कहेंगे भैया 150 रुपये का पेन हो गया। अब आप बताओ, पहले हमारी जीडीपी कितनी थी? 100 रुपये थी और आज हमारी जीडीपी 50 रुपये अधिक है। क्लियर? जहाँ पहले 100 रुपये जीडीपी थी, अब 50 रुपये बढ़ी है, 150 रुपये हो गया, 100 से 150 हुआ। तो क्या हमारे देश में आर्थिक तौर पर हम समृद्ध हुए, हम विकास किए? तो हम कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, हमारे यहाँ मंदी आई है। क्यों? क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है, ये रियल जीडीपी का इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, ये दरअसल आपको नॉमिनल जीडीपी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? ये आपको नॉमिनल जीडीपी दिख रहा है और ये बढ़ा हुआ इसलिए दिख रहा है, ये प्रोडक्शन की वजह से नहीं दिख रहा है, ये इन्फ्लेशन की वजह से दिख रहा है। ठीक, सेम पाकिस्तान वाला हाल है। पाकिस्तान में यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में यहाँ परिवर्तन हो रहा है उनकी इन्फ्लेशन में, इसीलिए उनका कैप बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे क्या सही मायने में उन्हें समृद्धि की? तो नहीं। जहाँ उत्पादन 100 था, अब उत्पादन 50 हुआ, मतलब हमने -50 पेन को कम उत्पादन किया। और जीडीपी की परिभाषा कहती है कि उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य। तो उत्पादन हुआ नहीं तो जीडीपी में वो शामिल होगा नहीं। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? तो इसीलिए जब हम अपने नॉमिनल जीडीपी का मेज़र करते हैं तो इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, और इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो उस देश में चीज़ें बहुत महंगी होगी और लोग कम खरीदेंगे। और अगर किसी देश में जीडीपी बढ़ रही है और वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाएंगे। इसीलिए जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी का मेजरमेंट हम परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता, और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1 पर आ जाता है चीन, नंबर 2 पर आ जाता है अमेरिका, और नंबर 3 पे आ जाता है आपका भारत। और वहीं पे अगर रियल जीडीपी की मैं बात करता हूँ तो रियल जीडीपी में कौन आ जाता है? तो रियल जीडीपी में नंबर 1 पर आता है अमेरिका, नंबर 2 पे आता है चीन, और नंबर 5 पर आता है भारत। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या है, आधार वर्ष क्या है और चालू वर्ष क्या है। तो इन दो आधारों पर हम अपने जीडीपी की गणना करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आपको। तो विथ एग्जाम्पल, अब जीडीपी के बाद में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं वो है जीएनपी। ठीक, जीएनपी इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
और इसकी परिभाषा क्या कहती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा कहती है मेरे दोस्त कि किसी एक वित्तीय वर्ष में क्या किसी एक वित्तीय वर्ष में, ठीक, किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। ठीक, अब मुझे ना आपको ये बताना है और ना मुझे आपको ये बताना है, बस अब मुझे क्या चीज़ आपको बताना है, तो मुझे आपको बता देना है देश के नागरिक। समझ में आया? जीडीपी पे हमने आपको क्या कहा था? आपको याद होगा तो हमने जीडीपी में कहा था कहाँ, तो इसका उत्तर क्या आया था? घरेलू सीमा, यही तो उत्तर आया था। लेकिन जीएनपी में मैटर क्या करता है? कहाँ, नहीं कौन, तो उत्तर आएगा नागरिक। क्लियर? और कहाँ का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। ठीक, और ये भारत का नागरिक पूरे विश्व में कहीं भी उत्पादन करे। कहाँ करे? ये यूएसए में करे, ऑस्ट्रेलिया में करे। 1 सेकेंड मेरे दोस्त, मैं पानी पी लूँ। प्रणाम में, हेलो प्रणाम में। बस मम्मी ऑफिस में ही थे, बैठे पढ़ रहे थे, अभी घर निकलने वाले थे। हाँ मम्मी दरअसल बैठे पढ़ रहे थे, हम सोचे कि पढ़ लेंगे थोड़ा सा फिर निकल जाएंगे, क्योंकि दिन में भी बहुत टाइम नहीं मिल पाया, तो चले गए थे वहाँ। तो इधर सोचते हैं कि शाम को 4-5 घंटे टाइम मिल जाएगा तो पढ़ लिया करेंगे। मम्मी है घर पे भी रखा हुआ है, काफ़ी रखा है, घर पे भी रखा है। अभी निकले नहीं है मम्मी, बस थोड़ा सा बैठे पढ़ रहे थे, अभी पढ़ के तो तुरंत निकलेंगे। अच्छा ठीक है, अभी निकल के फिर कर रहे हैं मम्मी। पढ़, ठीक ठीक पढ़ रहा हूँ। क्लियर? सो वो भारत का नागरिक कहाँ कर रहा है? अमेरिका में कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में वो कहीं भी उत्पादन करे, वो देश की जीएनपी में शामिल होगा, देश की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? ऐसे समझो। अब आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि मोदी जी कहाँ चले गए? नहीं, मोदी जी को नहीं लूँगा वरना मुकदमा हो जाएगा मेरे पे। मान लीजिए मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, मैं किसको नाम ले लूँ? सचिन भैया, मैं सचिन जी का नाम ले लेता हूँ। चलिए, ये हैं हमारे सचिन जी, और ये हो गए कौन, किसको मैं ले लूँ? मान लीजिए ब्रेटली हो गया, एक ब्रेटली भैया हो गए और एक हमारे सचिन भैया हो गए। अब सोचो, सचिन भैया चले गए ऑस्ट्रेलिया और ब्रेटली कहाँ आ गए? इंडिया। ठीक, सो
थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सचिन जी जो भी ऑस्ट्रेलिया में कमाएंगे वो कहाँ भेजेंगे, वो भेजेंगे अपने देश इंडिया में। और ब्रेटली जी जो इंडिया में कमाएंगे वो कहाँ भेजेंगे, वो भेजेंगे अपने देश ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। अब देखिएगा, सचिन जी जो ऑस्ट्रेलिया में कमाएंगे, ठीक, सचिन जी जो ऑस्ट्रेलिया में कमाएंगे वो हमारा कहाँ शामिल होगा, हमारे देश की जीएनपी में शामिल होगा जब हमारे भारत आएगा। और ब्रेटली जी और साथ ही में ब्रेटली जी इंडिया में कमा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे तो ये हमारी जीएनपी में शामिल होगा। क्लियर है। लेकिन अगर ब्रेटली इंडिया में कर रहे हैं तो ये हमारी देश की जीडीपी में भी शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? क्योंकि ये हमारी घरेलू सीमा है, इसलिए शामिल होगा। तो कहने का सेंस है कि भारत में अगर उत्पादन हो रहा है तो वो हमारी देश की जीडीपी और हमारे देश की जीएनपी दोनों में शामिल होगा। इसीलिए जब हम जीएनपी की गणना करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जब जीएनपी की हम गणना करते हैं तो जीएनपी बराबर लिखते हैं जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, या इसी को अब हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस चीज़ से भी हम इसे दिखाने की कोशिश करते हैं। इसे हम अन्य टर्म में बोल देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये हमारी सही तरीके से माइनस करते हैं जीडीपी से, तो हमें पता चल जाता है हमारे देश की जीएनपी क्या है। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि ये जीडीपी हम किस पे निकाल रहे थे, मार्केट प्राइस पे, तो ये जीएनपी भी किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे ही निकलेगा ओवरऑल। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर अब जीएनपी मार्केट प्राइस पे है तो मेरे दोस्त जीएनपी का अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहें तो जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर। तो ये हम लिख लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, तो मेरे दोस्त ये हमारा जीएनपी आ जाएगा क्या, फैक्टर कॉस्ट, सॉरी बाजारी मूल्य पर आएगा। अब अगर हमें जीएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसको आप पलट दीजिएगा तो क्या निकल आएगा, ओवरऑल इसको पलटने पे आपका फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। ये जीएनपी हो गया। अब जीएनपी के बाद में अगर हमें एनएनपी निकालना हो तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ग्रॉस जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन ह्रास मूल्य। यही तो हम लोगों ने कहा था, डेप्रिसिएशन माइनस ह्रास मूल्य। क्लियर। और डेप्रिसिएशन माइनस जो ह्रास मूल्य हमारा होगा ये हमारा निकल के आएगा एनएनपी। चूँकि जब जीएनपी मार्केट प्राइस पे है तो एनएनपी भी क्या होगा, मार्केट प्राइस पर होगा। अब अगर एनएनपी को मार्केट प्राइस है और हमें गणना करनी हो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनएनपी मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट, जिसे हम एक तरीके से बोलते हैं। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। और मेरे दोस्त जो आपने अभी तक ये मेज़र किया क्या, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, दरअसल यही आपका नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम कहलाता है। यानी नेशनल इनकम की गणना किस पर की जाती है, इसकी गणना की जाती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, ये याद रखिएगा। और जब देश का इनकम कुल निकल के आता है तो नेशनल इनकम को आप भाग दे दीजिए किससे, देश की जनसंख्या से, तो ये निकल करके आता है आपका प्रति व्यक्ति आय। क्लियर। यही आपका सही मायने में क्या है मेरे दोस्त, आपका यही सही मायने में नेशनल इनकम पर कैपिटा है। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा तो धीरे धीरे ईजिली आप इन चीज़ों को और
कर ले जाएंगे। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा छूट रहा है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर क्या होता है? तो जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है रियल नहीं होगा, नॉमिनल। नॉमिनल क्यों होगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। और आपको एक चीज़ पता होगा कि नॉमिनल जीडीपी बराबर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बराबर रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। इसलिए ऑलवेज नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन, किससे हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल जीडीपी। इस टाइप का सिंबल होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी का जो भी वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा? मोर और लेस देन इक्वल होगा। कहने का सेंस मेरा ये है कि जो आपका इन सिनेरियो में जीडीपी डिफ्लेटर होगा वो ऑलवेज एक से ज़्यादा होगा। ठीक, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा तो पूरा नेशनल इनकम आपका ख़त्म है। अब अगर आप में इसमें किसी भी टॉपिक में समस्या हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, उसे भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम का नाम क्या है? @PRAMAKHILCLASSES। ठीक है, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा कि आपको अब किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए, हम लोग उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।